हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। अभी आपको पता है कि हाल ही में हमारा यूपीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें प्राइमरी लेवल में 30 मार्क्स का ईवीएस का पोर्शन होता है और उसमें पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में हमने ये देखा था कि जो क्वेश्चंस था ईवीएस का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज था, ठीक है ना। लेकिन अब इस बार अभी जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसमें ईवीएस का पैटर्न बहुत अच्छा आया था। ऐसा नहीं है कि वो बहुत टफ था। और बेसिकली अगर हम ईवीएस सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ते हैं एज अ जी के नॉलेज टाइप, तो जो चीज़ें हैं हमारे दिमाग में ना एक तरीके से सेट होती जाती हैं और हम उनको ईजिली सीख लेते हैं, हमें लर्न भी रहता है। ये ईवीएस पार्ट जो बहुत एक टफेस्ट पार्ट नहीं है कि इसको हम पढ़ नहीं सकते, से लर्न नहीं कर सकते। बस हर एक सब्जेक्ट में हमें ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। तो यहाँ पर हम अपना ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। या क्वेश्चन में लिखा हुआ है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया कब। यानी कि यहाँ ये पूछ रहे हैं हमसे कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान जो हमारा नेशनल एंथम है फ्रेंड्स, इसके रचयिता कौन थे। तो जाहिर सी बात है इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए। यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और यह जो राष्ट्रीय गान है वो हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता, ठीक है, अधिवेशन में सबसे पहले ये गाया गया था, ठीक है। लेकिन हमारी संविधान ने इसको कब अपनाया था, उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। इसके बारे में हम कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय गान ये 52 सेकेंड्स पे हम लोग गाते हैं, ठीक है। सिंगिंग टाइम 52 सेकेंड्स होता है, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी यानी कि 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। इसको हमारे राष्ट्रीय गान को तत्वबोधिनी में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। और 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 19 जो यहाँ पर है, सॉरी फ्रेंड्स, 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसमें अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेशन किया गया था, जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ इस प्रश्न से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे कमेंट्स और आपको करेक्टर्स इसके बताएं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस का पार्ट है, तो डिफरेंट कंटेंट के क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। सेम इससे नहीं आएगा कि हमने पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, कॉन्टिन्यूशंस के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। ईवीएस में तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो उससे ही रिलेटेड मैं सीरीज़ को
आप लोगों के लिए लेके आए, जिससे क्या है वो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। और जब हम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उस एक क्वेश्चन से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चंस रेडी होते हैं, अगर हम उन चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं तो। ठीक है, चले यहाँ पर हम देखते हैं निम्न परावैगरी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। यानी कि यहाँ पे हमें किस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना, हानिकारक, हार्मफुल कौन सी सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा ए ऑप्शन है UA। यहाँ पे हमारा ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे UV होना चाहिए, UVA। ठीक है, UVA वैसे भी हमारा ऑप्शंस नहीं होगा, ये हमारा है नहीं। और ये हमारा बी ऑप्शन है UBB, ये भी हमारा ऑप्शंस नहीं होगा। और डी भी हमारा ऑप्शंस नहीं होगा। तो हमारे पास बचा है सी ऑप्शन नंबर सी, UVC रेजेस। अच्छा, ये UVA, UVB, UVC रेजेस क्या होती है? ठीक है ना, ये भी चीज़ तो हमारे दिमाग में आती है कि मतलब ये चीज़ें होती क्या है। सॉरी। तो यहाँ पे जो सन होता है, तो सूर्य से जो आने वाली परावैगनिक रेजेस होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, सबको पता है। ठीक है ना, तो सूर्य की ये परावैगनिक किरणों को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली उनके तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के आधार पर हम मेज़र करते हैं कि किसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कितनी कम है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं UVA, सेकेंड है UVB, थर्ड है UVC। तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी हमारी UVC की, अधिक वेवलेंथ होगी। और ये जो रेजेस हैं वो हमारी अर्थ के धरातल तक जो है वो पहुंचती हैं। ठीक है, लेकिन ये भी पहुंच जाती है, UVA वाली भी हमारी अर्थ पर जल्दी आती है और UV वाली भी आती है, लेकिन UVC हार्मफुल बहुत ज़्यादा है, ये हमारी अर्थ पर इजीली नहीं आती है इतनी जल्दी। अच्छा, नहीं आती है तो कोई ना कोई होगा तो जिसको प्रोटेक्ट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। कौन? तो वो है हमारी ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर इस UVC का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है। हालांकि वो UVA का भी करती है, UVB का भी करती है। ठीक है, ओजोन लेयर। तो जो हमारी UVA, UVB तथा UVC है, इन किरणों में UVC जो है सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंचती हैं, ये हमारी अर्थ तक नहीं आती है। UVC हमारी अर्थ तक नहीं आती है। इनका जो अवशोषण होता है वो कौन कर लेता है, ओजोन परत के द्वारा हो जाता है। और UVA और UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, UVB से जीवधारियों में जो बहुत सारे मतलब जो हम लोग हैं या अदर्स एनिमल से कोई भी, इनसे क्या क्या डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में क्रिएट्स होते हैं। तो यहाँ पर डिसऑर्डर जो है जो जीन म्यूटेशन हो जाता है। जीन म्यूटेशन आप समझते हो, जीन्स में चेंज। ठीक है, जीन्स में चेंज हो जाता है। हम स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारी और डिसीज होता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो वीक पड़ जाता है। मोतियाबिंद, आइस से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं हमें। ठीक है, सनबर्न्स हो जाते हैं। पौधों की वृद्धि, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। तो इन रेजेस से बहुत सारे जो है हार्म्स होते हैं। और वो हार्म सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि हमारे ह्यूमंस में या जितने एनिमल्स हैं उनमें ही हो रहा हो, वो हार्म्स हमारे प्लांट्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स एंड ह्यूमन बोथ आर लिविंग थिंग्स। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा अजैविक घटक नहीं है वो है कवक। ठीक है ना, वो हमारा अजैविक घटक नहीं है। क्या है ये अजैविक घटक? यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैविक घटक है, जो क्या है, प्रोड्यूसर्स
तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का ये कवक जो होता है ना, ये क्या करती है, जो चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती, ख़राब हो जाती हैं, उन मतलब बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, तो उनको डिकम्पोज करने के काम करता है, ठीक है ना, डिकम्पोज करने का वर्क करता है। और इनमें क्या होता है, साधारण जो नॉर्मल से हमारे सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा अपना जो भोजन और ऊर्जा ये सब हम लोग प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं इधर जैविक और अजैविक घटकों के बारे में। तो ध्यान दीजिए, ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं वो अजैविक घटक कहलाते हैं। जो अजैविक घटक हमारे कौन से होंगे, अजैविक घटक हमारे हो जाएंगे जैसे कि मृदा है, मिट्टी, हवा, जल, ठीक है, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर या फिर सब्सटेंस, ठीक है, या फिर पदार्थ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। सब्सटेंस बोलिए आप, मैटर बोलिए आप, या हिंदी में आप पदार्थ बोलिए। हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज कौन सी है ये डिपेंड नहीं करता है, दिमाग में हमें आना चाहिए, उस चीज़ को हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, अच्छा जैसे मैंने कह दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो क्या होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अरे वही प्रोटीन, ठीक है, कार्बन, जो कार्बन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हुई। और अकार्बनिक पदार्थ भी आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कौन से, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और सल्फर हो गया, ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, तो वो चीज़ें हो गई अजैविक घटक में, जिनसे क्या होता है, हमारे ऊपर जो इफेक्टिव हैं और जो खुद से ओरिजिनेट भी हैं, ठीक है। मृदा, हवा, जल, ये सारी चीज़ें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये ओरिजिनेट है। ये निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ये पदार्थ हैं कैसे, ये हैं सारे निर्जीव, लेकिन ये किनके ऊपर इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव है सजीवों के ऊपर इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अजैविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अजैविक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शंस नंबर हमारा राइट है यहाँ पर सी, ठीक है। क्योंकि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तो भाई हमारे अजैविक घटक है और हमसे पूछा क्या गया था, नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं है वाले पे ज़रूर ध्यान देना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पे दे रखा है गिर सेर परियोजना अवस्थित है। पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे हमारा कि गिर सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है इसका स्टेट, किसका, गिर परियोजना का। गिर परियोजना किससे रिलेटेड है, तो सीधी बात है, गिर सेर लिखा हुआ है तो सीधे सिंह से ही रिलेटेड होगी। सिंह यानी कि शेर है ना, लाइन से। चलो 2 बिंदियाँ रख दी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये क्या है, ये एशियाई सिंगों का घर है, होम ऑफ एसिटिक लॉइन, ठीक है, एसिटिक लॉइन, इस फेमस नेम से ये है। अच्छा, इसमें ये 1973 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई थी, मैं आपको बता दूं। और यह परियोजना कहाँ है, जूनागढ़ जिले में। किस जिले में है, जूनागढ़। आप कहेंगे मैम ने जूनागढ़ बता दिया, हमें ये तो बताया नहीं कि जूनागढ़ किस स्टेट में है। तो फ्रेंड्स, जूनागढ़ जो है वो हमारा गुजरात में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ गुजरात स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। आगे ये बात आपको समझ में, दिमाग में अब याद रहेगा कि जूनागढ़ एक सिटी है, ये हमारी गुजरात में पड़ती है, और जो परियोजना थी ये 1973 में सिंग्स के लिए थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WWF से एक आशय है, मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं कि WWF से क्या आशय। अब आप लोग WWF वाला कुछ और मत समझ आना, यहाँ पर WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है बेटा, वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड वाइल्ड WILD, वाइल्ड में होता है जंगली, लाइफ फंड FUND, ठीक है। वाइल्ड में से यहाँ जंगली है, जंगली जैसे ही वर्ड दिमाग में आता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ एनिमल से रिलेटेड ही बात हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। हाँ, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि WWF से यहाँ से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष है। मतलब इसकी हिंदी में हम आपको बता देते हैं, विश्व वन्य
जीव कोश है। अच्छा, आगे देखते हैं। 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन जीव कोष यानी कि WWF की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाए कि WWF की स्थापना कब की गई थी, आप कहोगे 1962 में। गॉट इट? एंड किसकी सहायता से, तो हम कहेंगे IUCN की सहायता से। ठीक है, अब WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम कहेंगे ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे फ्रेंड्स? ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड। गॉट इट? ओके, ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस हर चीज़ का सिंबल होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना ओलंपिक वगैरह देखते हैं तो उनके भी सिंबल्स होते हैं कुछ ना कुछ हमेशा। तो यहाँ इसका प्रतीक जो इसका सिंबल है, वो सिंबल इसका क्या है? इसका सिंबल यहाँ पर है ज्वाइंट पांडा। क्या है? ज्वाइंट पांडा है। ठीक है, यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है, देखभाल केयर के लिए इस पर नज़र रखती है, ये काम है इस एजेंसी का। और उसके रखरखाव संबंधी जो भी कार्य होते हैं, जो भी मानदंड होते हैं, उनको पूरा करती है और विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये हमारी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो एजेंसी है, ठीक है, ये सब फंड कराती है। अच्छा, अब ये WWF इसकी फुल फॉर्म ये आप पूछिए और कुछ नहीं पूछे, इससे मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा। बार बार मैं चिल्ला के बोल रही थी आप लोगों को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, जैसी ठीक होती है बताते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी का उद्गम, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, कहाँ से निकलती है? सबको पता होगा इसका आंसर, सब देखते ही टिक कर दोगे कि गंगोत्री ग्लेशियर। फिर भी इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, गंगा जो है, गंगा भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 25 km। ठीक है, नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गोमुख के निकट गंगोत्री या हिमानी कह सकते हैं या गंगोत्री ग्लेशियर कह सकते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। और यहाँ इसे हम भागीरथी कहते हैं। कहाँ पर? वहीं उत्तराखंड के पास भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद दोनों की जो मिली हुई धारा होती है, मिली हुई मतलब संयुक्त धारा जो होती है, उस धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। मैंने आपको इसके बारे में बताया है, बार बार बताया। और मैं बता दूं कि ये गंगा जो है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अच्छा, 5 राज्यों से, वो 5 राज्य कौन कौन से है? UJBP, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ से होकर वो गुजरती है गंगा नदी। और इसका ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन सब अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कौन सी एजेंसी है जो भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित है भारत में? तो अब हम ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब आप देखिए, इसका सीधे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि भाई प्रदूषण वगैरह, तो जल आयोग होगा नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया होगा नहीं, और ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भी हमारा होगा नहीं। तो 3 ऑप्शन तो सीधे कट होते हैं, ऑप्शन आउट हो जाते हैं। उसके बाद में सीधा पता चलता है कि भाई ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, मतलब देखने का, देखते ही मैं टिक लगा देगा नॉलेज के लिए। लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी दे देती हूँ, बता देती हूँ क्या चीज़ कैसे है। लेकिन बस जैसे ऑप्शन देख के अगर पहचानना है चीज़ें ये है, तो बस हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो मापन प्रदूषण से संबंधित है, दैट्स इट। हाँ, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने नहीं पढ़ा, जैसे आपको नहीं आता, लेकिन हाँ फिर हम जब बता ही रही हूँ, पढ़ा ही रही हूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा
डिटेल्स में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो भारत में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो क्या है, मुख्य रूप से प्रदूषण के माप मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड है। जल एवं वायु प्रदूषण के जो भी हमारे मूल्यांकन होते हैं, जो भी हमारा वेरिफिकेशन होता है, उन पर क्या मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक बहुत ही शीर्षस्थ या अपर राष्ट्रीय संस्था है। और यह जो बोर्ड है ये जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब चाहे ये जल से रिलेटेड हो, चाहे वायु से रिलेटेड हो और चाहे आपका ध्वनि से रिलेटेड हो, ठीक है। इन तीनों प्रदूषणों की उससे सेवाओं की रोकथाम को नियंत्रित करता है, ठीक है। और इसकी नियंत्रण के लिए सलाह देता है कि कौन सी चीज़ को कितना क्या, ये सब चीज़ों का मॉनिटरिंग यही करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नाम ही नियंत्रण है तो कंट्रोल उसमें, मतलब पता है एक एक शब्द से हम थ्योरीज को जैसे बनाते हैं ना, हम लोग चीज़ों को जिस ढंग से पढ़ चुके होते हैं तो जरा सी हेडिंग्स में ही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होता है चीज़ का। बस चीज़ ये होती है कि हम अपने दिमाग से उस चीज़ को कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना हमारा दिमाग उस चीज़ को समझ पा रहा है। भाई नियंत्रण दिया गया मतलब कंट्रोल का काम करेगा, सेंट्रल का काम है। ये प्रदूषण है तो भाई जल, वायु, ध्वनि, ये जितने भी प्रदूषण से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो चीज़ें ज़्यादा पॉल्यूटेड होती हैं उनका ही काम करेगा। तो ये और जब 10-12 लोग मिलकर उस काम को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम बोर्ड का नाम दे देते हैं। तो इसमें इतना जानने वाली बात क्या है, सीधा करते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? क्या गंगा नाम से जानी जाएगी? बताइए, कि यमुना या ब्रह्मपुत्र? अब आप लोग तो टिक कर ही देंगे कुछ ना कुछ, है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो सही आंसर। वैसे सही आंसर इसका मैं सी के साथ जाऊंगी, आपको भी सी के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सही बिल्कुल आंसर है, मैं गलत के साथ नहीं जाऊंगी। तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में स्थित है। किसमें? तिब्बत। आपने कभी मैप देखा है? देखा होगा ना, इंडिया का कुछ बहुत अच्छा मैप नहीं बनेगा, ठीक है। तो इधर किधर अपना चीन लगता है और यार इधर क्या है, सांगपो, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र है ना, ये भारत में किधर से आती है? तो इधर आपने नीचे देखा होगा अरुणाचल लगता है। अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल जो प्रदेश है, भारत का ही राज्य है अरुणाचल, वहाँ से ये एंटर करती है भारत के अंदर, ठीक है। और उद्गम कहाँ से हुआ? मानसरोवर झील के कौन सा है चेमांग, एक मिनट सा क्लीन लिखती हूँ, क्या था, चेमांग युंग डंग हिमानी, नाम ही ऐसा है, चेमांग युंग डंग हिमानी, मतलब चीन का ही होगा। चीन में ऐसे नाम होते हैं च्यू म्यू करके कुछ, है ना, तो वो नाम से पता चल जाएगा, चेमांग डंग हिमानी। आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो आप कहेंगे चेमांग युंग डंग हिमानी से। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे में इसके कुछ और समथिंग से पॉइंट्स थे। और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, नदी द्वीप समूह माजुली नदी, माजुली इसी द्वीप में, इसी नदी पर बनता है। हाँ मैं बता दूं आपको, माजुली द्वीप समूह जो है वो इसी नदी पर बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू, या तो इसे सांगपो कहेंगे या कहेंगे सांपू। कभी एग्जाम में सांपू लिखा आ जाए तो आपको अरे ये तो गलत प्रिंट हो गया, सांपू तो कुछ होता ही नहीं है, हमने तो सांगपो पढ़ा था, ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ा समझ लेना ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। कोटोपैक्सी क्या? एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। हमसे पूछा गया कहाँ स्थित है ये कोटोपैक्सी। अच्छा जागृत का मतलब क्या होता है? जागृत का मतलब होता है एक्टिव, सक्रिय, है ना, यही होता है। चलिए यही होता है
कोटोपैक्सी जागृत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नंबर 1 ऊंचा है विश्व का, वो भी भारत का नहीं, विश्व का। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका वहाँ पे है। और महाद्वीप के एक्वेडोर में है। साउथ अमेरिका महाद्वीप के एक्वेडोर में। और एक पर्वतमाला है, वही पर्वतमाला तो हमसे पूछी गई है। इन 4 ऑप्शन में कौन सी होगी? हवाई कोई पर्वत नहीं है, सिसिली, रॉकीज है, ठीक है, एंडीज है, ठीक है, पर हमें तो चॉइस करना है राइट आंसर। सो राइट आंसर हेयर एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जाएगा, एंडीज पर्वतमाला। अच्छा, आज क्वेश्चंस यहीं तक हैं और कल मैं इसकी सीरीज़ नंबर 5 लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। आपका यूपीटीटी एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम वो अच्छे से हो जाएगा। ईवीएस में मोर देन आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ईवीएस में सिर्फ जीके से रिलेटेड कंटेंट नहीं लाऊंगी, फुल कंटेंट लाऊंगी, जिससे क्या हो कि आपका उसमें साइंस भी हो जाए। साइंस से रिलेटेड भी कुछ मैंने देखा था, जो प्रीवियस भी एग्ज़ाम आया था उसमें साइंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रख दिए गए थे। और जो है हमारा जीके का कुछ पार्ट होता है जिसमें वो ज्योग्राफी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सब होता ही है उसमें। तो मतलब ये सीरीज़ आपको इस तरीके से मिलेगी कि आपका ईवीएस में जो स्कोर होगा वो गारंटी से 28-25 के अप्रोक्सीमेट होगा। मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि 30/30 आप कर दोगे, क्योंकि 30/30 का स्कोर मतलब इसके लिए तो फिर आपको स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। हाँ, फिर वो चीज़ हम लोग सुपर टीटी के लिए जब हम प्रिपरेशन करेंगे, होगा तो है ही फ़िलहाल, तो जब सुपर टीटी की प्रिपरेशन के लिए मैं बताऊंगी आपको, तब उसमें आपका एक बेटर बहुत ही अच्छी सीरीज़ बन के आएंगी आप लोगों के लिए। अभी ये हमारा साइड 23 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हमारा था वो हो गया था और अब हम सी ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।